अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, यूजुअली हम इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान की सियासत और यहाँ के लोकल कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के हलकों को डिस्कस करते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक बाहर की दुनिया का सियासी जो इलेक्शन है उसके बारे में जरा थोड़ी सी डिटेल्स लेकर आऊँ। पिछले हफ्ते इतवार को ये इलेक्शन हुआ था। इससे पहले एक महीना पहले इसका फर्स्ट राउंड जब हुआ था तो मैंने राइट टाइम्स के लिए इसके लिए लिखा भी था। इंटरेस्टिंग इलेक्शन था, और वो इंटरेस्टिंग इसलिए भी था क्योंकि उसकी और हमारी पाकिस्तानी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान का मुकाबला हमारे ही आबादी का एक मुल्क है उससे किया जा सकता है। ब्राजील के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर एक काफी टफ किस्म का इलेक्शन हुआ, और ऑब्वियसली चूंकि वहां पर प्रेसिडेंशियल निज़ाम है और हमारा यहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम है, तो मुख्तलिफ फर्क उसमें ये है कि वहां पर डायरेक्टली इलेक्ट होना चाहते हैं प्रेसिडेंट, जिस तरह का खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का निज़ाम हो। तो हुआ ये कि बोल्सोनारो साहब थे वो सदर वहां पर सिटिंग 2018 में इलेक्ट हुए थे, और उनको दोबारा इलेक्ट होने के लिए उनको इलेक्शन लड़ रहे थे। मुकाबला उनका हुआ लुला साहब से। अच्छा, जो लुला साहब हैं वो 2 दफा साबिक सदर रह चुके हैं ब्राजील के, और अपनी मर्जी से छोड़कर चले गए सियासत। जब वो छोड़कर गए थे सियासत 2010 के अंदर, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी उस वक्त रेटिंग थी वो तकरीबन 80% की थी। शायद दुनिया के अंदर वो उन चंद गिने चुने सियासतदानों में से होंगे जो यकीनन पॉपुलैरिटी की वेव पे राइड करते हुए तो लोग आते हैं, लेकिन यूजली जब वो इकतदार छोड़कर जाते हैं तो उनकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो अवाम के अंदर बहुत कम हो जाती है। लेकिन उनकी उस वक्त जब वो छोड़कर गए 2010 के अंदर, तो उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग जो थी वो तकरीबन 80% से ज्यादा थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वो सदर हैं जिनके बारे में अमरीकी सदर बराक ओबामा साहब ने कहा था कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि वो पूरी दुनिया के अंदर। और ऑब्वियसली उनकी जो उन्होंने अपना सक्सेसर चूज किया, वो भी 2 दफा ब्राजील का सदर बना, तो उनकी पॉपुलैरिटी अवाम में बहुत ज्यादा थी। लूला साहब जो हैं वो एक जमाने में एक मिल के वर्कर हुआ करते थे, फिर गरीब गुर्बत में उन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज किया। ब्राजील में पाकिस्तान से भी शायद ज्यादा बहुत हद तक गुर्बत की है, और अमीर और गरीब का जो फर्क पाकिस्तान के अंदर आपको देखने में मिलता है वो ब्राजील में इससे काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियली डिफरेंट है, इस तरीके से कि ज्यादा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लूला साहब जो थे उनकी और पाकिस्तानी सिमिलैरिटी सियासत की किस तरह शुरू। 2016 के अंदर जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, इनकी वर्कर्स पार्टी की, लुला साहब की जो सियासी जमात थी और लुला साहब की जो मुतय्यन करदा सदर थी, उनके खिलाफ ब्राजील में करप्शन की इंक्वायरीज का आगाज हुआ। करप्शन जो थी वो उनकी ब्राजील की जो ऑयल कंपनी जो थी उससे रिलेटेड थी, और उसका ये था कि उसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को ऐसे इन्फ्लेटेड प्राइसेस के ऊपर ठेके लिए पैसे कमाकर, तो उन्होंने ये सियासतदानों के अंदर तकरीबन सारी जो वर्कर्स पार्टी थी बहुत अरसे इक़्तिदार में थी, 6-8 साल इनके 6 साल थे। तो उसके अंदर जब साहब आए तो अपनी ये जो अवामी जो तरीकाकार था उसके अंदर किया, तो उनकी जो पॉवर्टी का रेशो था वो तकरीबन 50% से कम हो गया। यानी कि उन्होंने, अगर वो जिस वक्त आए थे तो तकरीबन उस वक्त ब्राजील की तकरीबन 56% अवाम जो थी वो गुर्बत का शिकार थी, लेकिन जब वो छोड़कर गए तो वो तकरीबन 26-27% रह चुकी भी थी। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत काम किया, लेकिन कहा गया कि इस सारे काम के अंदर उन्होंने पैसे कमाए। खैर, लुला साहब उस वक्त सदर थे ही नहीं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ भी केस खोल दिया गया। केस जो था वो एक फ्लैट का था, जो कि एक लेक के किनारे वाक़या था, और उस फ्लैट की मलकियत का कहा जाता था कि लुला साहब की है। लुला साहब कहते थे कि ये फ्लैट मेरी मलकियत नहीं है। उन पर इल्जाम ये था कि उन्होंने किकबैक्स लिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से, और उन पैसों से वो फ्लैट बना लिए, और उन फ्लैट्स में उनकी फैमिली जो है वो अपनी तातीलात जो है वो गुजारने के लिए जाती थी, तो यानी अपनी छुट्टियां गुजारने जाते थे। तो उन पर इल्जाम ये था कि उन्होंने किया। अच्छा, खैर 2016 के अंदर उन पर इल्जाम लगा। 2017 के अंदर जो वहां की लोकल कोर्ट थी उन्होंने उस केस के अंदर गुला साहब को सजा दे दी और उनको जेल भेज देगा कह दिया गया। 2018 में दोबारा इलेक्शन होना था सदारती, उसके लिए बोल्सोनारो साहब जो थे वो सामने आ गए। बोल्सोनारो साहब साबिक फौजी हैं, ब्राजील की सियासत का पार्ट रहे, लेकिन मेन स्ट्रीम सियासत में उस तरह नहीं आए। तो 2018 में उनको जो ब्राजील की फौज थी उसकी सपोर्ट से एक नई बनाई उन्होंने। और वो मजे की बात है कि जब वो पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया तो वो एक सोशल लिबरल पार्टी थी, उसका नाम ये था। लेकिन जब ये आए तो इन्होंने ऑब्वियसली कंजर्वेटिव उसको अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। सारी की सारी जो उस पार्टी की सियासत थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई, क्योंकि वो पार्टी खैर एक डमी के तौर पर इस्तेमाल की गई, क्योंकि उस पार्टी के अंदर फिर उल्ला साहब को जब सदारती उम्मीदवार बनाना था तो उस पार्टी के अंदर बहुत सारे इर्द गिर्द से पकड़कर सारे इलाके से सियासत इकट्ठे किए गए, वो दिए गए। बहुत सारे साबिक फौजी थे वो उल्ला साहब के टिकट के ऊपर इलेक्ट होने के लिए आए, जो कि कई स्टेट्स में गवर्नर्स बने और कई स्टेट्स के अंदर वो मुख्तलिफ सेनेटर्स और इस किस्म की चीजों के उहदों के ऊपर आए। 2018 में इलेक्शन होना था, लुला साहब जेल में थे, बोल्सोनारो साहब जो है वो सदारती इलेक्शन लड़ रहे थे। अब सवाल ये था
کہ बोल्सोनारो साहब के अगर मुकाबला लुला से होगा तो जो तमाम पोल्स कह रहे थे उस वक़्त वो ये बता रहे थे कि लुला साहब जीत जाएँगे। हुआ फिर ये कि 2018 के अंदर लुला साहब अपनी ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने वहाँ जाके कहा कि मुझे इलेक्शन लड़ने की सदारती इजाज़त दीजिए। जब वो ये केस चल रहा था तो जो ब्राज़ील की अफ़वाज थी, उनका जो फ़ौजी जो लीडर थे, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि यहाँ पर हम इस किस्म की अगर अदालत की तरफ से कोई लुला साहब को दी जाती है कोई फेवर कि वो इलेक्शन लड़ सके तो ये जो ब्राजील की फौज है वो उसको कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, मजे की बात ये इलेक्शन हुआ, लुला साहब नहीं लड़े, बोल्सोनारो साहब जीत गए। 4 साल भरपूर किस्म की उन्होंने हुकूमत की। उनकी हुकूमत के अंदर ब्राजील के अंदर जो कोविड का एक बहुत बड़ा सारा मसला आया, उसके अंदर उन्होंने वो कोविड में यकीन ही नहीं रखते थे। वो उनका ख्याल था कि कोविड जो है एक आम सा फ्लू है और इससे लोगों को कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो इसलिए उन्होंने ना तो अपनी इंडस्ट्री को बंद किया, ना उन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन है उसको कोई वैक्सीनेट कराने की कोशिश की। जब ये सारा कुछ हो गिर रहा था तो ऑब्वियसली ब्राजील के जो मुख्तलिफ दूसरी सियासी जमातें थी, उन्होंने सोचा कि चलें मिलकर हम दोबारा इनको हराने के लिए मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं। बोल्सोनारो साहब राइट विंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो ब्राजील का चर्च था, ब्राजील की जो व्हाइट पॉपुलेशन थी, जो ब्राजील के बिजनेसमैन थे, जो ब्राजील की बहुत सारी नौजवान जो लोग थे, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे और ऑब्वियसली अच्छी नौकरियां करते थे, वो एक ऐसा मुल्क देखना चाहते थे जहां लुला जैसे लोग ना मौजूद हों, क्योंकि उनके बारे में उनका ये कहना था कि ये चोर लुटेरे हैं और ये लूट कर हमारे मुल्क को खा गए हैं और अब इनको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। इलेक्शन के लिए लुला साहब वापस आए बोल्सोनारो साहब के साथ। जो तमाम पोल्स थे उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि लुला साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे। ऐसे में बोल्सोनारो जो उस वक्त सदर थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर हमारे ऐसे इलेक्शन के रिजल्ट्स आए जिनमें हम ना जीते तो हम उन रिजल्ट्स को कबूल नहीं करेंगे और फिर हम जो है अपने एहतजाज की तरफ चले जाएंगे। संडे को इलेक्शन हुआ। इलेक्शन जो था ये सेकंड फेज था। फर्स्ट फेज के अंदर चूंकि ब्राजील का सिस्टम ऐसा है कि अगर दो बंदे आपस में इलेक्ट में हो रहे हैं तो किसी एक को 50% प्लस 1% या प्लस 1 वोट लेना है ताकि वो सदर बन सके। अगर कोई शख्स भी 50% का हिंसा जो है वो अबूर नहीं कर सकता तो फिर एक और बाई इलेक्शन होगा दोबारा दो टॉप कैंडिडेट्स के दरमियान। तो जो पिछले महीने ऐसा इलेक्शन हुआ तो उसमें कोई भी 50% नहीं ले सका, तो इलेक्शन जो था वो संडे को हुआ और संडे को होने वाले इलेक्शन में लुला साहब जो है वो 50.9% वोट लेकर जीत गए। अच्छा, मजे की बात इसमें सबसे ये है कि ब्राजील की टोटल पॉपुलेशन मैंने जैसे आपको बताया 22 करोड़ है, लेकिन वहां पर वोटिंग करना लाजमी है। तो उनकी जो वोटिंग टर्नआउट्स है वो हैरान कुन हद तक ज्यादा नजर आते हैं। 80% का टर्नआउट था ये जिसको संडे को होने वाले इलेक्शन में। और मैं आपको बताऊं 80% का मतलब ये है कि तकरीबन 12 करोड़ 40 लाख लोगों ने वोट दिया। तो आप ये देखें कि इंक्लूसिव जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो किस तरह होती हैं कि वहां पर 12 करोड़ लोग जो थे उन्होंने वोट करने के लिए आए। उन 12 करोड़ में से 60 लाख 6 करोड़ 3,45,000 जो थे वोटर्स, उन्होंने लुला साहब को चुना और जबकि बोल्सोनारो के लिए 5 करोड़ 82,06,000 के करीब वोट थे। तो तकरीबन ये इनके दरमियान का जो डिफरेंस है ये 20 लाख का था। अच्छा, मजे की बात यह है कि 20 लाख का डिफरेंस और जो परसेंटेज जो मैंने आपको बताई, पहले राउंड के अंदर लुला साहब ने 5 करोड़ 72 लाख वोट लिए थे, जबकि बोल्सोनारो ने 5 करोड़ 10 लाख लिए थे। तो बोल्सोनारो ने अपने सेकंड राउंड के अंदर तकरीबन 70 लाख का गेन किया, जबकि लुला साहब को तकरीबन 30 लाख के करीब ज्यादा वोट मिले। तो आखिर तक बोल्सोनारो साहब लड़ते रहे। अच्छा, हुआ ये कि इलेक्शन का रिजल्ट आया, संडे को आ गया। चूंकि बोल्सोनारो साहब पहले कह चुके थे कि ये जो इलेक्टोरल मशीन्स हैं, चूंकि ब्राजील में इलेक्शन जो है वो हमारी तरह पर्ची पर होता नहीं, जो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं उसके थ्रू इलेक्शन होता है। तो वो पहले दिन से कह रहे थे कि मुझे इन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर एतबार ही नहीं है और इसके थ्रू जो है ये धांधली करके मुझे हराया जाएगा। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो वो 2 दिन तक बोल्सोनारो साहब की तरफ से कोई बयान नहीं है, लेकिन उनके जो लोग हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, वो सड़कों पर निकल आए। उन्होंने ब्राजील की सड़कों को बंद कर दिया। उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम ये चोरी शुदा इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। हमारा जो लीडर है वो इलेक्शन जीत चुका है और उसके साथ ये ज्यादती की गई और बेईमानी की गई। इसके अंदर ट्रकर्स बहुत सारे जो हैं वो बोल्सोनारो साहब के सपोर्टर थे, तो उन्होंने हाईवेज बंद कर दी ब्राजील की। और इसी तरह मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी जो बड़े बड़े क्राउड से वो गैदर हुए और उन्होंने जो बोल्सोनारो साहब के मुखालिफिन हैं उनकी गाड़ियों तक को रोककर उनसे लोगों को निकाला और उनको मारा तक भी, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि उनसे एक इलेक्शन छीन लिया गया है। सबसे मजे की बात यह है कि 2018 के अंदर बोल्सोनारो साहब को ब्राजील की अफवाह जो थी वो इक़्तिदार में लाई। अब 2022 के अंदर जब वो इलेक्शन हार गए हैं तो जो सबसे बड़ा मुतालबा बोल्सोनारो के जो सपोर्टर्स हैं उनका ब्राजील की अफवाज के साथ भी है। वो उनको कह रहे हैं कि आप लोग इंटरवीन करें और ये जो फैसला हुआ है, ये जो जाली इलेक्शन हुआ है, चोरी शुदा इलेक्शन हुआ है, इसको आप वापस करें। और मामला इस हद तक चले गए, एक बहुत बड़ा क्राउड जो है
وہ برازیل کی جو GHQ ہے برازیل کا، اس کے باہر چلا گیا اور جا کر وہاں پر یہ نعرے بازی کرتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ آپ بولسنارو صاحب کو دوبارہ اقتدار میں لے کر آئیں، کیونکہ پھر دیکھیں کہ چور لٹیرے جو ہیں وہ اقتدار میں آ رہے ہیں اور وہ ملک کو کھا جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چاہے پاکستان ہو، چاہے برازیل ہو، چاہے دنیا کے اور ممالک ہوں، جو ماڈرن رائٹ ونگ تھاٹ پروسیس ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ٹریڈیشنل مینز ہیں ٹیلی ویژن کے، اخباروں کے، وہ کافی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ برازیل کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ بولسونارو صاحب جو ہیں وہ پرسنلی بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر شاید نارمل آدمی یقین نہ کر سکیں۔ اسی الیکشن کیمپین کے اندر چونکہ لولا صاحب ایک لیفٹ ونگ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ایک لیفٹسٹ آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ تک کہا کہ جب اگر وہ اقتدار میں آ جائیں گے تو وہ برازیل کے چرچز بند کر دیں گے، کیونکہ وہ خدا میں یقین نہیں رکھتے۔ آج سے 30-40 سال پہلے جب سوویت یونین کے خلاف جہاد پاکستان اور افغانستان میں چل رہا تھا، تب پاکستان میں ایسی باتیں سننے کو ملتی تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 40 سال بعد اگر برازیل میں وہی باتیں ریپیٹ کی جا رہی تھیں تو بہت سارے لوگوں نے اس کو خرید لیا، کیونکہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، ماڈرن ہمارا کنزمپشن ہے نیوز کا، وہ اس طرح کا ہے کہ ہم اپنے ببلز کے اندر پھنس جاتے ہیں، اور ان ببلز کے بعد پھر جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی الیکشن سے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹیز کتنی ڈیپلی ڈیوائیڈڈ ہے۔ یہ صرف پاکستان میں ہی عمران خان صاحب اور ان کے مخالف PDM کی بات نہیں ہے، یہ برازیل کے اندر بھی ہے، یہ امریکہ کے اندر بھی ہے، یہ مختلف دنیا کے ممالک کے اندر ہے۔ تو ہم لوگ جو الیکٹورل پروسیس کے اندر یقین رکھتے ہیں اور الیکشنز کی بات کرتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے ایک مزے کی بات دیکھنے کے لیے یہ بھی ہے کہ کیسے ان تمام الیکٹورل پروسیس کی جو ایکسرسائز ہے اس کو مینیپولیٹ بھی کیا جا سکتا ہے ود فیک نیوز اور یہ سارا کچھ اسپریڈ کر کے۔ تو اس کے خلاف جو طریقہ کار ہے روکنے کا، وہ شاید ابھی تک کوئی ایوالو ہی نہیں ہوا۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک اور پروگرام کے ساتھ جو کہ یقیناً لوکل حلقہ ہوگا۔ مجھے افتخار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔